आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पुष्प से संबंधित विभिन्न प्रकार की शब्दावली और ये टॉपिक कक्षा 11वीं की विषय जीव विज्ञान से संबंधित है। हमने इससे पहले पुष्प की संरचना के अंतर्गत पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रकार के अंग पाए जाते हैं और कौन कौन से प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं। तो हमने उसमें क्या डिस्कस किया था कि इसमें पुष्पवृंत होता है, पुष्पासन होता है, बाह्यदल पुंज होते हैं, दल पुंज होते हैं, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जब हम किसी भी पुष्प का अर्धवानस्पतिक भाषा में वर्णन करते हैं तो वर्णन करने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो शब्द अपने आप में एक परिभाषा होती है। तो वहाँ पे एक परिभाषा में लिख करके क्या लिखते हैं, एक छोटा सा वर्ड लिखते हैं। उस वर्ड के अंतर्गत उसकी पूरी जानकारी सम्मिलित होती है। ये पुष्प की विभिन्न प्रकार की शब्दावली कहलाती है। जब हम किसी शब्दावली के माध्यम से पुष्प का अथवा पादप का वर्णन करते हैं तो उसको नाम देते हैं अर्धवानस्पतिक भाषा, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज के रूप में। टेक्सोनॉमी या मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में वर्णन करने के लिए आपको क्या चाहिए, शब्दावली चाहिए, टर्म्स चाहिए आपको। तो हम आज टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने एक फ्लावर पढ़ा था, फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसमें क्या था कि सिंपल सा प्रकार का एक पुष्प जो किसी पुष्प दंड पर स्थित है या शाखा पर स्थित है। यहाँ पर इसके सबसे पहले पाए जाने वाले इस प्रकार की पहले चक्र को क्या नाम देते हैं, बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल के बाद में क्या बनते हैं, दलपुंज बनेंगे। दलपुंज में क्या पाए जाएंगे, दलपुंज एक से अधिक होंगे। इसके मध्य भाग के अंतर्गत इस प्रकार की संरचना होगी, उसको क्या नाम देंगे हम, स्त्री केसर कहेंगे। और स्त्री केसर के साथ में क्या कहेंगे, इसको पुंकेसर कहते हैं। ये एक फ्लावर का अनुदैर्घ्य काट हो गया, सिंपल सरल प्रकार का। अब इससे इसी स्ट्रक्चर के आधार पर उसके टर्म्स हम देखते हैं। जो मैंने इस बोर्ड पर लगभग कितने लिखे, 14 पॉइंट लिखे हैं। इस 14 पॉइंट्स के माध्यम से हम इस फ्लावर की सेमी टेक्निकल लैंग्वेज को बना लेते हैं, शब्दावली को बना लेते हैं। सबसे पहला होता है पुष्पशयपत्री। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एक शब्दावली और इसके संकेत या इसको किस रूप में लिखते हैं, हम दोनों चीज़ एक साथ साथ में देखेंगे। सहपत्री किसको कहते हैं, पुष्प दंड से या शाखा पर विकसित है तो जिस कक्ष से विकसित हुआ वहाँ पे पर्णनुमा संरचना पाई जाती है। किसके समान, पर्णनुमा संरचना पाई जाती है। इसी पर्णनुमा संरचना को सहपत्र कहते हैं। क्या नाम देंगे, सहपत्र। यदि उस पुष्प के पुष्पवृंत के आधारीय भाग पर सहपत्र या पर्ण समान संरचना पाई जाती है, जो एक या दो होते हैं, तब उसको नाम देते हैं सहपत्र। ऐसे पुष्प जिसमें सहपत्र पाए जाते हैं पुष्प को नाम देते हैं सहपत्री। और इसको किससे इंगित करेंगे, बी आर। हम वर्णन करते समय कई बी आर लिख देते हैं, इसका मतलब पुष्प कैसा है, सहपत्री। अर्थात क्या हुआ, उस पुष्पवृंत के आधारीय भाग पर पर्ण समान संरचना सहपत्र पाए जाते हैं। और यदि उस पुष्प में ये संरचना नहीं पाई जाती, सहपत्र नहीं पाया जाता, तो उसको नाम देंगे हम असहपत्री। और उसको किससे लिखेंगे, उसको लिखेंगे ई बी आर से। ई कैपिटल होगा, बी आर स्मॉल होगा, पहली कैटेगरी। दूसरा, यदि इस पुष्पवृंत पर कहीं पर एक से अधिक पर्णनुमा संरचना पाई जाए, कभी एक पाई जाए या फिर एक से अधिक पाई जाए, किस पर पाई जाएगी, पुष्पवृंत पर उपस्थित है, तब हम उस संरचना को नाम देते हैं सहपत्रिकी। पुष्पवृंत के आधारीय भाग पर उपस्थित सहपत्र और पर्णनुमा संरचना को सहपत्र, और पुष्पवृंत पर उपस्थित अनुपर्ण या पर्ण समान संरचना को नाम देते हैं सहपत्रिकी। यदि उस पुष्पवृंत पर सहपत्रिकी पाई जाती है तो लिखेंगे उसको बी आर एल से, और यदि नहीं पाई जाती तो लिखेंगे ई बी आर एल। संकेत को भी हमें साथ साथ में लिखना बहुत जरूरी होता है। यदि उस पुष्प में एक डंठलनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं पुष्पवृंत। क्या कहेंगे, पुष्पवृंत। यदि पुष्पवृंत उपस्थित है तो उसको लिखते हैं सवृंत।
पुष्प चित्र में बनाते समय उसको कैसे लिखेंगे कि डॉट के द्वारा। और यदि उस पुष्प में वृंत नहीं है, पुष्प डायरेक्ट स्तंभ पर इस प्रकार का लगा हुआ है, वृंत है ही नहीं, तो उसको नाम देते हैं आवृंत। पुष्पवृंत उपस्थित तो सवृंत कहलाएगा, पुष्पवृंत अनुपस्थित तो लिखेंगे अवृंत। आपको नोट्स बनाते समय कैसे लिखना है, पहले लिखना पॉइंट सैपत्री, आगे लिखोगे पुष्प वृंत के आधारीय भाग पर उपस्थित पर्णनुमा संरचना, फिर लिखोगे असैपत्री, सैपत्र अनुपस्थित, फिर लिखोगे सैपत्री की पुष्प वृंत पर उपस्थित सैपत्र समान संरचना है। ठीक इसी प्रकार के असैपत्री की, तो इसको आप साथ साथ में राइट डाउन करते जाओगे। क्या हुआ, सवृंत का मतलब पुष्प वृंत उपस्थित, और इसको कैसे इंगित करेंगे, इस डॉट के द्वारा, इसको मात्रा अक्ष के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है अवृंत, क्या नहीं पाया जाएगा, पुष्प वृंत अनुपस्थित होगा। और तीसरा होता है, उसको नाम देते हैं वृंत प्राय। इसका मतलब होता है जब किसी पुष्प में पुष्प वृंत छोटा हो, कैसा होगा, छोटा, जैसे इसमें इतना सा पुष्प वृंत है जिसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो अवृंत भी नहीं है, जिसका मतलब क्या हुआ, सवृंत और अवृंत के मध्य की स्थिति होती है, इसको हम क्या नाम देंगे, अवृंत प्राय। वापस सुन लीजिए, अवृंत प्राय किसको कहेंगे, ऐसे पुष्प जिसमें पुष्प वृंत छोटे हो। इसके बाद वाला जो शब्द आता है उसको कहते हैं पूर्ण अथवा कंप्लीट। पूर्ण अथवा कंप्लीट किसको कहते हैं, इस पुष्प में कुल 4 भाग है, 4 चक्कर है। कौन कौन सा है, सबसे पहला बाह्य दल, उसके बाद में दल, उसके बाद में पुंकेसर और उसके बाद में स्त्री केसर। बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। जब किसी पुष्प में ये चारों अंग उपस्थित हो तो हम लिख सकते हैं बाह्य दल पुंज, तो बाह्य दल, दल, देन पुंकेसर और स्त्री केसर अथवा जायांग। स्त्री केसर के समूह को या अंडक के समूह को जायांग कहते हैं। तो ये जब चारों अंग उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को कंप्लीट अथवा पूर्ण पुष्प के रूप में माना जाता है। और जैसे ही इसमें से कोई एक अंग अनुपस्थित है, किसमें से, चारों अंगों में से कोई एक अंग अनुपस्थित है, उसको नाम देते हैं अपूर्ण। मान लेते हैं जायांग नहीं पाया जाता, केवल पुंकेसर 3 भाग ही हुए, तो उसको अपूर्ण कहेंगे। पुंकेसर नहीं पाया जाएगा, अगेन 3 होंगे, अपूर्ण होगा। दल, बाह्य दल नहीं होगा, दल नहीं होगा तो भी अपूर्ण कहलाता है। वे पुष्प जिनमें बाह्य दल, दल, पुंकेसर और जायांग में से कोई एक अंग अनुपस्थित हो, ऐसे पुष्प को अपूर्ण पुष्प के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आता है तृतीय समित। किसको कहते हैं तृतीय समित, जब मैं इस पुष्प को मेरे सामने लेकर रखूँ, ऐसा रखूँ, और उस पुष्प को मैं किसी भी तल से काटूँ, इस तल से काट दूँ, इस तल से काटता हूँ, इस तल से काटता हूँ, किसी भी तल से काटता हूँ, तो मुझे 2 समान भाग प्राप्त होते हैं, तो हम ऐसे पुष्प को नाम देते हैं तृतीय सममित। क्या परिभाषा होगी, ऐसे पुष्प जिन्हें किसी भी तल से काटने पर 2 समान भाग प्राप्त होते हैं, क्या नाम देंगे इसको, तृतीय सममित कहेंगे। इसको कैसे प्रकट करेंगे, इस प्रकार से, ये गोला, गोले के अंदर प्लस। यदि ऐसे पुष्प जिन्हें एक निश्चित तल से काटने पर ही 2 भागों में, 2 समान भागों में विभक्त होता है, तो ऐसे को क्या नाम देंगे, एक व्यास सममित। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट बनाता हूँ, ए बना दिया, 1 बना दिया मैंने, बी 2 बना दिए। अब मैं यदि इसको यहाँ से काटूँ तो 1 भाग ये और 1 भाग ये प्राप्त होगा, दोनों बराबर होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। और इसको मैं यदि ऐसा काटूँ तो 2 बराबर भाग नहीं होंगे, ऊपर वाला भाग अलग होगा, नीचे वाला भाग अलग होगा। लेकिन जब मैं इसको इस तल से 2 भागों में विभक्त करूँ तो ये भाग और ये भाग एक दूसरे के पूरक होते हैं, हुए कि नहीं हुए। तो जब किसी निश्चित तल से किसी पुष्प को काटा जाता है तो 2 समान भाग प्राप्त होते हैं, उसको नाम देते हैं एक व्यास सममित। अब एक व्यास सममित में क्या हुआ, एक तो मध्यक, मध्य का मतलब हुआ कि जब मैं उसको मध्य से काट रहा हूँ तो 2 समान भाग प्राप्त हो रहे हैं एक तल से, और ऐसा भाग काटने पर पार्श्विक भाग समान प्राप्त होते हैं, जैसे 1 भाग ये 1 भाग ये, 2 भाग बन गए, तो इसको नाम देते हैं पार्श्विक। तो एक तो हो गया मध्यक एक व्यास सममित और दूसरा हो गया पार्श्वक एक व्यास सममित।
इसके बाद में एक वर्ड आता है, उसका नाम देते हैं सममित, और दूसरा होता है असममित। सममित और असममित किसको कहते हैं? पहले बात करते हैं सममित की। तो सममित में एक त्रिज्यीय समित, एक व्यास समित। असममित का मतलब उसको किसी भी तल से काटने पर दो समान भाग प्राप्त नहीं होते, चाहे आधार्य भाग से हो, चाहे पार्श्व भाग से हो, या फिर किसी भी तल से दो समान भाग प्राप्त नहीं होता, तो उसको नाम देते हैं असममित। इसका मतलब सममिति के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। एक तो हुआ सममित और दूसरा हो गया असममित। सममित में त्रिज्यीय समित और एक व्यास समित। उसके बाद जो वर्ड आता है उसको नाम देते हैं लिंगिकता के आधार पर। एक लिंगी पुष्प होता है, द्विलिंगी। जब किसी पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो? पुंकेसर और स्त्रीकेसर, तब उसको नाम देते हैं द्विलिंगी पुष्प। इन द्विलिंगी पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प भी कह सकते हैं। उभयलिंगी पुष्प। उसको कैसे, किस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करेंगे? प्रतीक होगा इसका इस प्रकार से, हो गया। वे पुष्प जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों ही जनन अंग उपस्थित हो, ऐसे पुष्प द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाता है। और यदि उस पुष्प में से एक अंग अनुपस्थित हो, मान लेते हैं पुंकेसर नहीं हो, क्या है? स्त्रीकेसर, या फिर स्त्रीकेसर उपस्थित हो, पुंकेसर नहीं हो, पुंकेसर उपस्थित लिंगी, स्त्रीकेसर नहीं, तो इसमें से कहेंगे क्या? तो इसके आधार पर उसको लिखेंगे एक लिंगी, एक लिंगी उपस्थित। यदि केवल पुंकेसर उपस्थित हो, स्त्रीकेसर नहीं पाया जाता, तो उसको नाम देते हैं नरपुष्प या पुंकेसरी। और यदि उस पुष्प में मादा अंग उपस्थित हो, अर्थात स्त्रीकेसर उपस्थित हो, पुंकेसर अनुपस्थित हो, तो उसको नाम देते हैं मादा पुष्प या स्त्रीकेसरी पुष्प। जो अंग उपस्थित है उसके अनुसार पुंकेसर और स्त्रीकेसर। यदि वो नर पुष्प है तो उसको हम इस सिंबल से प्रकट करेंगे, और यदि मादा पुष्प है तो इससे करेंगे। ये इसके क्या हो गए? संकेत हो गए। नर को और मादा को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? द्विलिंगी बन जाएगा, उभयलिंगी बन जाएगा। कभी कभी ऐसे पुष्प भी होते हैं जिसमें नर तथा मादा जनन संरचनाएं विकसित नहीं होती है, उसको नाम देते हैं अलिंगी। और अलिंगी के लिए कभी कभी हम बंधीय पुष्प शब्द भी यूज कर सकते हैं। स्टेराइल कह सकते हैं, नॉन फर्टिलाइल कह सकते हैं, या बंधीय पुष्प लिखेंगे। तो जनन संरचनाओं के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, एक लिंगी, द्विलिंगी और अलिंगी पुष्प होते हैं। इसके बाद में जो वर्ड आता है उसको क्या कहते हैं? नियमित और अनियमित। क्या होता है नियमित अनियमित? दल, सभी दल और सभी बाह्य दल समान आकार के। दलों का आकार सबका समान है, बाह्य दल का आकार सबका समान है, भले बाह्य दल छोटे हो और दल बड़े हो। जब दल और बाह्य दल आकार में समान आकार के हो, सब बराबर है, तो उसको देते हैं नियमित। और यदि सभी बराबर नहीं है तो उसको क्या नाम देंगे? अनियमित। मान लेते हैं 5 दल पाए जाते हैं, उसमें से एक बड़ा है और 4 है वो छोटे, या फिर 5 है वो पाँचों बराबर है, तो इसको क्या लिखेंगे? जब सभी दल और बाह्य दल समान आकार के हैं तो उसको लिखेंगे नियमित पुष्प। और जब इसमें से बराबर नहीं हो, एक बड़ा हो बाकी छोटा हो, या एक छोटे हो बाकी बड़े हो, तो उसको लिखते हैं हम अनियमित पुष्प। फिर आता है कि कौन से चक्रों में उपस्थित होते हैं। सभी भाग चक्र में है तो चक्रीय पुष्प, यदि चक्र में नहीं है अनियमित रूप से तो अचक्रीय, और आधे तो चक्र के रूप में, आधे हैं अचक्रीय रूप में, तो उसको लिखते हैं अर्धचक्रीय पुष्प। फिर जो शब्द आते हैं वो संख्या के लिए, किसकी संख्या? दल की और बाह्य दल की संख्या के लिए। दल और बाह्य दल के लिए द्वितयी, सप्तुपतयी और पंचतयी शब्द यूज किया जाता है। होते क्या है? जब दल या बाह्य दल दो, केवल कितने पाए जाते हैं? 2, या फिर 2 के गुणज में। 2 के गुणज का मतलब क्या हुआ? 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार के हो, तब उसको नाम देते हैं द्वितयी। जब किसी पुष्प में 4 या 4 की गुणज में पाए जाते हो
4, 8, 12 जोड़ा, तो उसको नाम देते हैं सतुप्तई। और 5 या 5 के गुणज में पाए जाते हो तो उसको नाम देते हैं पंचतई। जैसे 5 पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं, 15 पाए जाते हैं, तो 15 होंगे तो कैसे होंगे? 3 चक्र में होंगे। पहले चक्र में 5, दूसरे चक्र में भी 5 दल या बायदल, और तीसरे चक्र में भी 5, तो उसको नाम देते हैं पंचतई। अब यदि मैं आपको यदि पूछूं कि किसी पुष्प में बायदल की संख्या 3 है और दल भी कितने हैं? 3 है। दल 6 हैं लेकिन 3 के 2 चक्र में विन्यासित है, तो हुए तो 3 + 3 हुए, 3 और 3 के गुणज में, और बायदल कितने? 3। तो ऐसे पुष्प को हम क्या नाम दे सकते हैं? इसमें से क्या नाम देंगे? तो इसमें से क्या होगा? द्वितई है तो वो त्रितई हो जाएगा, 3 और 3 के गुणज में त्रितई, 4 होगा चतुर्थई, पंचतई। और कभी कभी यदि दल और बायदल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, 5 से ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, टाइम लगता है उसमें, तो उसको नाम देते हैं बहुतई पुष्प। तो ये शब्द पुष्प का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है। संकेत के रूप में एक बार फिर देख लेते हैं। सहपत्री को लिखते हैं BR से, असहपत्री को लिखेंगे EBR से। सहपत्री की है तो BRL, असहपत्री की है तो लिखेंगे EBRL। व्रंत सव्रंत है तो इस प्रकार का डॉट लिखेंगे। अव्रंत के लिए डॉट नहीं होता, व्रंत प्राय के लिए हल्का सा डॉट बनाते गोलाकार। कंप्लीट है तो इसका मतलब उसमें सभी अंग उपस्थित होंगे। अपूर्ण होगा तो इसमें एक उपस्थित होगा। तृतीय समित के लिए संकेत होगा वो गोलाकार के प्लस होगा। एक व्यास के लिए होगा तो हम प्रतिशत का निशान लगाते हैं। किसका लगाएंगे? प्रतिशत का। असममिति के लिए कोई संकेत नहीं होगा। नर पुष्प के लिए ये संकेत होगा, मादा पुष्प के लिए ये होगा, उभयलिंगी के लिए होगा। बंदीय पुष्प हैं तो उसके लिए केवल डॉट होता है, छोटा सा डॉट। मात्रा अक्ष बड़ा होता है और ये छोटा होता है। अनियमित नियमित के लिए कोई संकेत नहीं होता, अर्धचक्री के लिए नहीं होता। द्वितीय के लिए 2 या 2 का गुण, 3, 4 और 5 के लिए ये हो गए। तो ये कुल 14 प्रकार के बिंदुओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम किसी भी पुष्प की अर्धवानस्पतिक भाषा में इसका वर्णन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने पुष्प से संबंधित विभिन्न प्रकार के शब्दों को पढ़ा है। आपको इनको अच्छी तरह से समझना है, इन चीज़ों को पढ़ना है। आपको कंप्लीट याद हो जाना चाहिए कि रटे हुए जैसी स्थिति हो, तब आप किसी भी पुष्प का वर्णन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। इसी के साथ में आज की ये क्लास हमने समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।